नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले जानते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच चौथी वार्षिक 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता वॉशिंगटन में आयोजित की गई। भारत के विदेश मंत्रालय के नेतृत्व में अंतर मंत्रालयी समन्वय समूह की पहली बैठक आयोजित की गई। भारत में घरेलू पेटेंट फाइलिंग पिछले 11 वर्षों में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय फाइलिंग से अधिक रही है। वर्ष 2021-22 में 96,000 करोड़ रुपए की परिसंपत्ति का मुद्रीकरण किया गया। स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम का अतिरिक्त 126 शहरों में विस्तार किया गया और गर्मी की शुरुआत के साथ पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में जल स्तर में गिरावट देखी जा रही है। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच चौथी वार्षिक 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता वॉशिंगटन में आयोजित की गई। 2+2 वार्ता भारत और उसके सहयोगी देशों के विदेश व रक्षा मंत्रियों की एक प्रकार की बैठक है। इसमें सामरिक और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा की जाती है। इस वार्ता के मुख्य निष्कर्ष कई बिंदुओं पर आधारित हैं। समुद्री सहयोग में दोनों देश वर्ष 2023 में भारत की सह मेजबानी में इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ्स कॉन्फ्रेंस और इंडो पैसिफिक आर्मीज मैनेजमेंट सेमिनार के आयोजन के लिए उत्सुक हैं। व्यापार क्षेत्र में देखें तो दोनों देशों ने भारत यूएस व्यापार नीति मंच की 12वीं मंत्री स्तरीय बैठक और वर्किंग ग्रुप चर्चाओं के नवीनीकरण का स्वागत किया है। ये कदम द्विपक्षीय व्यापार का विस्तार करने, बाजार पहुंच बाधाओं को दूर करने और व्यवसाय करने में सुगमता में सुधार के लिए अति महत्वपूर्ण है। वहीं अंतरिक्ष क्षेत्र में दोनों देशों के उपग्रहों की सुरक्षा के लिए स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रह पर भी चर्चा की गई। इसे वर्ष 2023 में भारत से लॉन्च किए जाने की योजना है। वहीं रक्षा में सहयोग के नए क्षेत्रों की बात करें तो भारत अमेरिकी संयुक्त तकनीकी समूह में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। इसके अलावा अंतरिक्ष, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर जैसे नए रक्षा क्षेत्रों में भी सहयोग विकसित करने पर चर्चा हुई। लिमोआ यानी लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट सहित रक्षा, साइबर और विशेष बलों के क्षेत्र में सहयोग पर सहमति प्रकट की गई। रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल को पुनर्जीवित करने पर भी विचार किया गया। इसमें अत्याधुनिक, नई उभरती और अति महत्वपूर्ण सैन्य प्रौद्योगिकियों पर संयुक्त परियोजनाएं शामिल हैं। वहीं वैश्विक स्वास्थ्य की बात करें तो यूएस एड समर्थित कोविड-19 लर्निंग का विस्तार करने पर भी चर्चा हुई। भारत के विदेश मंत्रालय के नेतृत्व में अंतर मंत्रालयी समन्वय समूह की पहली बैठक आयोजित हुई। भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संपर्क पर अंतर मंत्रालयी समन्वय समूह की पहली बैठक भारतीय विदेश सचिव की अध्यक्षता में हुई थी। इस पहल में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों के साथ म्यांमार भी शामिल है। इसमें कई विषयों पर बल दिया गया है। इसमें नेपाल के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए सीमा पार अवसंरचना का निर्माण करने पर, इसके अलावा बांग्लादेश के साथ रेल संपर्क का विस्तार करने पर, भूटान और मालदीव की विशेष जरूरतों को पूरा करने पर तथा अफगानिस्तान और म्यांमार को मानवीय सहायता प्रदान करने पर बल दिया गया। इसके अलावा श्रीलंका के साथ मछुआरों और मत्स्य से जुड़े मुद्दों का समाधान करने पर जोर दिया गया। अंतर मंत्रालयी समन्वय समूह को एक उच्च स्तरीय यानी कि सचिव स्तर तंत्र के रूप में स्थापित किया गया है। ये भारत की पड़ोसी देश प्रथम नीति को मुख्य धारा में लाने की दिशा में कार्यरत है। IMCG यानी इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन ग्रुप को अंतर मंत्रालयी संयुक्त कार्यबल सहयोग प्रदान करता है। इस कार्यबल को विदेश मंत्रालय में संबंधित संयुक्त सचिवों द्वारा आहूत किया जाता है। IMCG सरकार के सभी स्तरों पर संस्थागत समन्वय में सुधार करेगा। साथ ही ये सर्व सरकारी दृष्टिकोण को व्यापक दिशा भी प्रदान करेगा। इसका उद्देश्य भारत के उसके पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में बेहतर कनेक्टिविटी, मजबूत अंतर संपर्क और लोगों के बीच जुड़ाव को बढ़ावा देना है। सार्क दक्षिण एशिया के 8 देशों का एक आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। इसे वर्ष 1985 में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका द्वारा औपचारिक रूप से चार्टर को अपनाने के साथ हुई थी। अफगानिस्तान वर्ष 2007 में इसमें 8वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ था।
भारत में घरेलू पेटेंट फाइलिंग पिछले 11 वर्षों में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय फाइलिंग से ज्यादा रही है। पिछले 11 वर्षों में पहली बार भारतीय पेटेंट कार्यालय में घरेलू पेटेंट फाइलिंग की संख्या अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट फाइलिंग की संख्या को पार कर गई है। कुल मिलाकर पिछले 7 वर्षों में पेटेंट की कुल फाइलिंग में 50% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंकिंग सुधरकर वर्ष 2021 में 46वें स्थान पर पहुंच गई है, जबकि वर्ष 2015-16 में भारत 81वें स्थान पर था। घरेलू पेटेंट फाइलिंग में वृद्धि के कई कारण हैं। क्रिएटिव इंडिया और इनोवेटिव इंडिया के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति 2016 घोषित की गई है। भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। ये विभाग बौद्धिक संपदा अधिकार नीति के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल एजेंसी है। बौद्धिक संपदा अधिकार जागरूकता के लिए योजना की घोषणा की गई है। विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में पेटेंट की जांच में लगने वाले समय को दिसंबर 2016 के 72 महीनों से घटाकर वर्तमान में 5 से 23 महीने कर दिया गया है। पेटेंट के लिए आवेदन शुल्क में छूट दी जा रही है। ऑनलाइन पेटेंट फाइलिंग पर 10% की छूट दी गई है। इसके अलावा स्टार्टअप, छोटी संस्थाओं और शैक्षणिक संस्थानों के लिए 80% शुल्क रियायत दी गई है। अन्य श्रेणियों के साथ साथ स्टार्टअप्स और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के आवेदनों की त्वरित जांच की जा रही है। नवाचार आदि को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग ने भारत नवाचार सूचकांक जारी करना आरंभ किया है। इसी से जुड़ी कुछ अन्य शब्दावलियां भी हैं, जैसे कि बौद्धिक संपदा का मतलब है मस्तिष्क की रचनात्मकता से। इसमें आविष्कार, साहित्यिक और कलात्मक कार्य, डिजाइन तथा वाणिज्य में उपयोग किए जाने वाले प्रतीक, नाम और चित्र शामिल हैं। बौद्धिक संपदा के उदाहरण हैं पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क। वैश्विक नवाचार सूचकांक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, कार्नेल विश्वविद्यालय और इनसीड द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया जाता है। ये सूचकांक उपयुक्त क्षेत्रों में नवाचारों का आकलन करता है। ये 81 अलग अलग संकेतकों पर विभिन्न देशों में नवाचार तंत्र के प्रदर्शन को रैंक प्रदान करता है। वर्ष 2021-22 में 96,000 करोड़ रुपए की परिसंपत्ति का मुद्रीकरण किया गया। केंद्र सरकार ने वर्ष 2021-22 में राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के तहत 96,000 करोड़ रुपए का लेन देन पूरा कर लिया है। इस तरह से सरकार ने इस वर्ष के लिए निर्धारित 88,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य को पार कर लिया है। एनएमपी की घोषणा केंद्रीय बजट 2021-22 में की गई थी। नीति आयोग को इसे विकसित करने का कार्य सौंपा गया है। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन कोर संपत्तियों के मुद्रीकरण के लिए एक सामान्य रूपरेखा विकसित करने में मदद करेगी। कोर परिसंपत्तियां किसी संस्था के व्यावसायिक उद्देश्यों के केंद्र में होती हैं। ये जनता और उपयोगकर्ताओं को अवसंरचना सेवाएं प्रदान करने के लिए उपयोग की जाती हैं। कोर परिसंपत्ति मुद्रीकरण की रूपरेखा में 3 मुख्य शर्तें हैं। अधिकारों का मुद्रीकरण किया जाएगा, स्वामित्व का नहीं। इसके अलावा ऐसी ब्राउनफील्ड जोखिम रहित परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण किया जाएगा जिनके पास आय के स्थायी स्रोत हैं। साथ ही परिभाषित समझौता परक रूपरेखा के तहत संरचित भागीदारी पर ध्यान दिया जाएगा। इसके वित्त पोषण के मुख्य स्रोत हैं बजटीय स्रोत, जो कि केंद्रीय और राज्य बजट से आएगा। इसके अलावा निजी या अतिरिक्त बजटीय स्रोत और वैकल्पिक वित्त पोषण स्रोत। परिसंपत्ति मुद्रीकरण परिसंपत्ति को आर्थिक मूल्य में बदलने की प्रक्रिया है। ये सरकार की गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों का एक घटक है। इसमें सुगठित साधनों और तंत्रों के माध्यम से निजी क्षेत्र या संस्थागत निवेशकों को सार्वजनिक अवसंरचना प्रदान करना शामिल है। एक सुनियोजित परिसंपत्ति मुद्रीकरण कार्यक्रम की बात करें, आपको बता दें कि ये योजना निवेशकों के बीच अत्यधिक रुचि वाली परिसंपत्ति का मुद्रीकरण करने के लिए बनाई गई है। परिसंपत्ति के मुद्रीकरण से अर्जित आय को नागरिकों की इच्छा के अनुसार संपत्ति या सेवाओं में फिर से निवेश करने के लिए बनाई गई है। ये नई परिसंपत्ति के निर्माण में मदद करता है। ये कार्य अनिवार्य रूप से कर्ज के स्तर या करों को बढ़ाए बिना या अन्य लोक सेवाओं या कल्याणकारी गतिविधियों से संसाधनों का दोबारा आवंटन किए बिना किया जाता है। ये दक्षता, लाभ, प्रतिस्पर्धा और प्रदर्शन की बेहतर निगरानी को लक्षित करता है। ये एक परिसंपत्ति वर्ग की अवसंरचना में निवेश के अवसरों, गहनता और तरलता को बढ़ाता है। इस तरह से ये वास्तव में विशेष निवेशक वर्गों को प्रभावशाली रूप से प्रोत्साहित करता है। स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम का अतिरिक्त 126 शहरों में विस्तार किया गया। स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम स्ट्रीट वेंडर्स के लिए शुरू किया गया है।
ये कार्यक्रम उनके समग्र विकास और सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करता है। स्वनिधि से समृद्धि पीएम स्वनिधि की एक अतिरिक्त योजना है। इसे जनवरी 2021 को 125 शहरों में शुरू किया गया था, जो कि इसका पहला चरण था। इस चरण में लगभग 35 लाख स्ट्रीट वेंडर्स और उनके परिवारों को शामिल किया गया था। चरण 1 की सफलता को ध्यान में रखते हुए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने योजना का विस्तार किया है। इसके तहत वित्त वर्ष 2022-23 में कुल 20 लाख योजनागत स्वीकृतियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथ ही 28 लाख स्ट्रीट वेंडर और उनके परिवारों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। भारतीय गुणवत्ता परिषद इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन भागीदार है। स्वनिधि से समृद्धि योजना के लाभ की बात करें तो योजना के तहत वेंडर 10,000 रुपए तक की कार्यशील पूंजी ऋण के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। इस राशि को 1 वर्ष की अवधि में मासिक किस्तों में चुकाया जा सकता है। ऋण के नियमित भुगतान पर 7% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है। ऋण की शीघ्र चुकौती पर कोई शुल्क नहीं है। डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए प्रति माह 100 रुपए तक की राशि कैशबैक प्रोत्साहन के रूप में दी जाती है। यदि वेंडर ऋण को समय पर या समय से पहले चुकाते हैं तो वे निर्धारित राशि से अधिक ऋण प्राप्ति की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। पीएम स्वनिधि जून 2020 में शुरू की गई केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है। इसका उद्देश्य स्ट्रीट वेंडरों को एक किफायती कार्यशील पूंजीगत ऋण प्रदान करना है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी है। गर्मी की शुरुआत के साथ पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में जल स्तर में गिरावट देखी जा रही है। केंद्रीय जल आयोग के आंकड़ों से पता चलता है कि पश्चिमी क्षेत्र का जल स्तर पिछले वर्ष की तुलना में 2.2% कम है। पश्चिमी क्षेत्र के लिए भंडारित जल में गिरावट मुख्य रूप से गुजरात में कम भंडारण के कारण है। गुजरात में इस वर्ष 7.54 बिलियन क्यूबिक मीटर जल का भंडार है। पिछले वर्ष ये 8.32 बिलियन क्यूबिक मीटर था। पूर्वी क्षेत्र में ओडिशा में जल स्तर में गिरावट देखी गई है। वहाँ वर्तमान में 6.48 बिलियन क्यूबिक मीटर जल भंडार है। ये पिछले 10 वर्षों में औसत 7.25 बिलियन क्यूबिक मीटर था। वर्ष 2022 में जिन 7 परियोजनाओं में जल की कमी देखी गई है वे हैं कर्नाटक में तट्टीहल्ला, ओडिशा में मचकुंड और अपर कोलाब, राजस्थान में जवाई बांध और गुजरात में वात्रक, हाथमथी और ब्राह्मणी। जल की कमी को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जैसे जल शक्ति अभियान। इस अभियान को वर्ष 2019 में आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य जल की कमी वाले ब्लॉकों में भूजल की स्थिति सहित पानी की उपलब्धता में सुधार करना है। राष्ट्रीय जल नीति 2012 जारी की गई। ये वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण पर बल देती है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का गठन किया गया है। ये भूजल विकास और प्रबंधन को विनियमित और नियंत्रित करता है। सामुदायिक भागीदारी के साथ भूजल के सतत प्रबंधन के लिए अटल भूजल योजना आरंभ की गई है। जल संकट को पानी की कमी या सुरक्षित जल आपूर्ति के अभाव के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये जल की भौतिक कमी, नियमित जल और जल आपूर्ति सुनिश्चित करने में संस्थानों की विफलता या पर्याप्त अवसंरचना की कमी के कारण होता है। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। केंद्रीय सलाहकार परिषद। हाल ही में सीएसी ने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम 2016 यानी रेरा के कार्यान्वयन नियमों में संशोधन तथा रेरा को मजबूत करने से संबंधित अनेक मुद्दों पर विचार विमर्श किया है। सीएसी की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जाती है। सीएसी का गठन रेरा की धारा 41 के तहत किया गया है। इसकी अध्यक्षता अन्य प्रतिनिधियों की मौजूदगी में आवासन मामलों से संबंधित मंत्री करते हैं। विश्व व्यापार संगठन का ग्लोबल ट्रेड मॉडल। विश्व व्यापार संगठन ने अपने जीटीएम के आधार पर वर्ष 2022 के लिए वैश्विक व्यापार पूर्वानुमान को 4.7% से घटाकर 3% कर दिया है। डब्ल्यूटीओ ने रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के कारण ऐसा किया है। विश्व व्यापार संगठन जीटीएम का उपयोग वैश्विक व्यापार अनुमानों को सृजित करने के लिए करता है। साथ ही वैश्विक और राष्ट्रीय व्यापार नीतियों की एक विस्तृत श्रृंखला के मध्यम और दीर्घकालिक प्रभावों का आकलन करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। विश्व व्यापार संगठन को वर्ष 1995 में स्थापित किया गया था। ये राष्ट्रों के बीच व्यापार नियमों से जुड़े मुद्दों का निपटान करने वाला एकमात्र वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है।
राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम एक अखिल भारतीय बुनियादी ढांचा कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य नए औद्योगिक शहरों को स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित करना है, साथ ही अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों को बुनियादी ढांचा क्षेत्र में समाहित करना है। इसमें 11 एकीकृत औद्योगिक और आर्थिक गलियारों के तहत 32 परियोजनाएं शामिल हैं, जैसे दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा, अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा आदि। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम एक विशेष प्रायोजन वाहन है, यानी SPV है। ये NICDP यानी राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम के विकास के साथ साथ रोजगार सृजन और समग्र सामाजिक आर्थिक विकास में भी मदद करता है। डॉर्नियर एयरक्राफ्ट फ्लाइट। नागर विमानन मंत्रालय ने भारत में निर्मित डॉर्नियर 228 की पहली वाणिज्यिक उड़ान को रवाना किया। डॉर्नियर 228 को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने निर्मित किया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसे सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी अलायंस एयर को सुपुर्द कर दिया है। अलायंस एयर नागरिक संचालन के लिए भारत में निर्मित विमान उड़ाने वाली पहली व्यावसायिक विमानन कंपनी बन गई है। विमान अरुणाचल प्रदेश के दूर दराज के 5 शहरों को असम के डिब्रूगढ़ से जोड़ेगा। इससे देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हवाई संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। ये सरकार की उड़े देश का आम नागरिक क्षेत्रीय संपर्क योजना का हिस्सा है। पूर्णकालिक शैक्षणिक कार्यक्रम। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने छात्रों को भौतिक मोड में एक साथ 2 पूर्णकालिक शैक्षणिक कार्यक्रमों में भाग लेने की अनुमति प्रदान कर दी है। UGC ने इस संबंध में अपने नवीन दिशा निर्देश जारी किए हैं। छात्र अपने लिए या तो एक डिप्लोमा कार्यक्रम और एक स्नातक डिग्री, अन्यथा 2 मास्टर कार्यक्रम या 2 स्नातक कार्यक्रमों का संयोजन चुन सकते हैं। इन दिशा निर्देशों को अपनाना विश्वविद्यालयों के लिए वैकल्पिक है। इन्हें विश्वविद्यालयों के वैधानिक निकायों के अनुमोदन के बाद ही लागू किया जा सकता है। ये कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। ये नीति सीखने के लिए कई माध्यमों को सुविधाजनक बनाने की आवश्यकता पर बल देती है। पामकिंग तितली। तमिलनाडु में पहली बार दुर्लभ तितली पामकिंग को देखा गया। पामकिंग भूरे रंग और शरीर पर गहरे रंग की धारियों वाली तितली है। ये एकांतवासी जीव है। ये ज्यादातर छाया में आराम करती है। इसके लकड़ी के रंग वाले पंख इसके छलावरण को आसान बनाते हैं। ये शायद ही कभी अपने पंख फैलाती है। सामान्य तौर पर ये भोजन के लिए नारियल के वृक्ष पर आश्रित होती है। व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस। आगरकर अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक नैदानिक उपकरण विकसित किया है और उसका पेटेंट करवाया है। ये उपकरण व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस का पता लगाने में सक्षम है। ARI विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का स्वायत्त संस्थान है। व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस क्रस्टेशियाई जीवों का DNA आधारित अत्यधिक संक्रामक वायरल संक्रमण रोग है। ये संवर्धित झींगों में उच्च मृत्यु दर का कारण बन सकता है। ये वायरस केवल क्रस्टेशियाई जीवों जैसे कि झींगे, लॉबस्टर और केकड़े को संक्रमित करता है। ये किसी अन्य ज्ञात वायरस से इसका संबंध प्रकट नहीं हुआ है। वर्तमान में इस बीमारी को अनियंत्रित होने और फैलने से रोकने के लिए कोई उपचार उपलब्ध नहीं है। उत्सव पोर्टल। पर्यटन मंत्रालय ने अमृत समागम सम्मेलन के उद्घाटन दिवस पर उत्सव पोर्टल का शुभारंभ किया है। उत्सव पोर्टल वेबसाइट पर एक डिजिटल पहल है। इसका लक्ष्य देश के विभिन्न क्षेत्रों को विश्व भर में लोकप्रिय पर्यटन स्थलों के रूप में बढ़ावा देने के लिए संपूर्ण भारत में सभी कार्यक्रमों, त्योहारों एवं लाइव दर्शन को प्रदर्शित करना है। इसका उद्देश्य वैश्विक मंच पर भारत के कार्यक्रमों और त्योहारों के विभिन्न पहलुओं, तिथियों एवं विवरण को दिखाना है। साथ ही समारोह की आकर्षक तस्वीरों के रूप में पर्यटकों को प्रासंगिक डिजिटल अनुभव प्रदान करके जागरूकता सृजित करना है। इसके अलावा आकर्षण बढ़ाना और भारत यात्रा का अवसर उपलब्ध कराना है। मिरातुल अखबार। मिरातुल अखबार भारत की पहली फारसी भाषा में प्रकाशित पत्रिका थी। इसे राजा राम मोहन राय द्वारा शुरू किया गया था। इसे पहली बार 12 अप्रैल 1822 को प्रकाशित किया गया था। इसका प्रकाशन साप्ताहिक आधार पर शुक्रवार को किया जाता था। इस पत्रिका के प्रकाशन को वर्ष 1823 में प्रेस के लिए लाइसेंसिंग विनियमों के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया था। राजा राममोहन राय के अन्य योगदानों में शामिल है 1822 में शुरू किया गया हिंदू कॉलेज, 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज, सती प्रथा एवं बाल विवाह के खिलाफ संघर्ष। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और इसी अपील के साथ विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार, थैंक्स फॉर लिसनिंग।